नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल में बड़ा बदलाव हुआ है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी को अब नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। पार्टी के अनुभवी नेता मंगनी लाल मंडल का नया प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया है और जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा की जा सकती है। मंगनी लाल मंडल लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की मौजूदगी में जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन पत्र भरेंगे। इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन शनिवार 14 जून को होगा। यदि मंगनी लाल मंडल के अलावा कोई अन्य नामांकन नहीं होता है तो मंगनी लाल मंडल निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुने जाएंगे। अगली खबर भागलपुर से। भागलपुर के भीखनपुर गुमटी नंबर 1 पर रेलवे प्रशासन ने शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। रेलवे का कहना है कि ये लोग रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे से यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन अब बुलडोजर जब मौके पर पहुंचा तो वहां रह रहे लोगों ने जमकर विरोध किया। प्रभावित लोगों का कहना है कि वे पिछले 40 वर्षों से इस स्थान पर रह रहे हैं, उनके पास जाने के लिए कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। इस दौरान महिलाओं ने सड़क पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। एक बच्चा से हम लोग माए बाप रेंट घर में रहते हैं। एक बच्चा से हम लोग यहाँ रहे हैं सर। कहाँ जाएगी अभी मेरी माँ बाप? बोलिए क्या खाएगी, कहाँ कमाएगी, कैसे रहेगी सर? बोलिए बताइए। जाएगा कहाँ जाएगा? किसी को रहने का जगह नहीं है। वो बिल्डिंग बना बना के गिराया करता है। वो बिल्डिंग बना बना के गिराया करता है। बना देता है। गरीब कहाँ जाएगा? चौका पर दिखता है। वो खुली में काम करता है सर। उसको खाने का नहीं है, रहने का नहीं है। सरकार अगर पढ़ा देगी तो कहाँ जाएगी? अगर वोट का समय होता है दीदी भैया बात करके वोट ले लेता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है जनता को तो नहीं दिखता है सरकार की क्या हो रहा है, क्या कर रहा है पब्लिक। अगली खबर भी भागलपुर से है। भागलपुर में प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय ने मायागंज अस्पताल का निरीक्षण किया है। उन्होंने मरीजों से इलाज और दवा के बारे में जानकारी ली। इमरजेंसी, रेडियोलॉजी, एमआरआई सेंटर, सिटी स्कैन सेंटर और ब्लड बैंक का भी निरीक्षण किया। इसी दौरान प्रमंडलीय आयुक्त ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अभिलेश कुमार और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर CM सिन्हा को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मायागंज का अस्पताल का निरीक्षण में जो भी कमियां दिखी उसकी सूची राज्य सरकार को भेजी जाएगी। कमिश्नर सबसे पहले फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल पहुंचे, वहां इलाज करा रहे मरीजों से इलाज और दवा आदि के बारे में पूछताछ की और यहां पर रह रहे जांच और इलाज की स्थिति जानी। निरीक्षण के दौरान जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य प्राचार्य डॉक्टर CM सिन्हा, मायागंज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अभिलेश कुमार, ब्लड बैंक के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर दिव्या सिंह, हॉस्पिटल मैनेजर सुनील कुमार गुप्ता की मौजूदगी रही। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का सभी कुछ बहुत अच्छे ढंग से संचालित हो रहा है और आम जनता को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हमने सभी विभाग के HOD से बात की, उन लोगों से भी सलाह ली कि क्या क्या आपके यहाँ दिक्कतें हैं और कैसे हैं, तो सब लोग संतोषजनक जवाब दिए और कुछ मांग उन लोग की है, हम लोग सब वो गोपनीय रहेगा और सरकार को हम भेजेंगे। और हमारे अधीक्षक साहब भी मौजूद हैं यहाँ, प्रिंसिपल साहब भी मौजूद हैं मेडिकल कॉलेज के। इन लोगों से मैं लगातार जो है विचार विमर्श करता रहा और हर एक विभाग में जाकर स्वयं भी देखा, आप लोग भी उपस्थित थे ही, सब देखा गया वहाँ पे। और इस बीच एक मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हो गई। बता दें आपको कि जिले के सरैया थाना क्षेत्र के रेवा में कुख्यात अपराधी राहुल कुमार उर्फ राइडर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें अपराधी राइडर के पैर में गोली लगी है। फिलहाल उसे SKMCH में भर्ती कराया गया है। नहीं, पहले तो ये कहना चाहेंगे ये इनकाउंटर नहीं है, ये नियंत्रित फायरिंग, कंट्रोल फायरिंग है। ये सरैया थाना अंतर्गत एक मुगौली गांव का लड़का जो कि राहुल कुमार नाम है, राहुल कुमार उर्फ राइडर,
जो कि पूर्व से एक जयपुर में आइसक्रीम वाले पर गोली चली थी, उसमें ये वांछित था। और कुछ दिन पहले जयपुर में भी एक पिकअप लूट कांड हुआ था, उसमें भी इनकी संलिप्तता है। और इसके अलावा एक 443/24 कांड सरैया का, जो कि 12/9/24 को ये कांड दर्ज हुआ था, इसमें भी इनकी संलिप्तता थी और इनको गिरफ्तार भी किया गया था। गिरफ्तारी वहीं सहरसा में इन दिनों भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। बता दें आपको, वहीं दूसरी तरफ गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। गर्मी में हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों के लिए सदर अस्पताल में 10 बेड का स्पेशल वार्ड बनाया गया ताकि हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों को समुचित इलाज मिल सके। सदर अस्पताल में बनाए गए हीट स्ट्रोक स्पेशल वार्ड में तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। वार्ड में ऐसे मरीजों के लिए दवा से लेकर कूलर, एसी, पंखे तक की व्यवस्था है। आजकल भीषण गर्मी को देखते हुए हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स के लिए हम लोगों ने एक वार्ड खोल रखा है, जो सारे समुचित इलाज के लिए दवाइयाँ और जितने भी व्यवस्था है सब किया गया है। 10 बेड का ये वार्ड है, इसमें 24 घंटा सेवा दिया जाता है। मैं कहना चाहूँगा, बेवजह आजकल हीट का बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत है, घर से निकलते इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी पिए और बेवजह धूप में निकलने से बचें। और जब भी कुछ ऐसा हीट स्ट्रोक जैसा लगे तो हॉस्पिटल आके अपना इलाज करें। 24 घंटे सेवा में हम लोग यहाँ पर। और अगली खबर रांची से है, जहां पर डॉक्टरों के वेतन पर मंडराया हुआ है संकट। बता दें आपको कि दरअसल रात और दिन मरीजों की जान बचाने वाले झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों और कर्मचारियों की हालत ये है कि उन्हें अपनी वेतन तक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सरकारी अस्पताल रिम्स में फंड की कमी की वजह से डॉक्टर कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगाई गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार राजधानी रांची स्थित रिम्स में करीब 400 डॉक्टर और 2100 कर्मचारी हैं, जिनके वेतन मद में हर महीने 25 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से नॉन प्लानिंग मद में सैलरी का फंड सालाना 300 करोड़ रुपए दिया जाता है। जानकारी के अनुसार सरकार से नए वित्त वर्ष का फंड मई महीने तक अक्सर मिल जाता है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि इस साल जून महीने की 13 तारीख होने के बाद भी फंड नहीं आया। ऐसे में सूत्रों का कहना है कि रिम्स के पास डॉक्टर और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। और अगली खबर बेरमो से है, जहां पर स्थानीय बेरोजगार युवाओं को मिलेगा रोजगार। जी हाँ, बता दें आपको, बेरमो प्रखंड अंतर्गत बीएड के क्षेत्र के महाप्रबंधक कार्यालय के समीप स्थित ऑफिसर क्लब और ढोरी क्षेत्र में महाप्रबंधक कार्यालय अंतर्गत सभागार कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। श्रम नियोजन विभाग झारखंड सरकार के आदेश के आलोक में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को आदेश के 75% रोजगार हाई पावर कमेटी द्वारा निर्धारित सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने और समाधान के लिए बैठक रखी गई थी। और वहीं BAD के क्षेत्र में ऑफिसर क्लब में निर्देश पर अखिल झारखंड कोयला श्रमिक संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर महाप्रबंधक के साथ बैठक कर वार्ता की। में प्रमुखता के आधार पर माननीय सांसद जी के दिशा निर्देश पर जितने भी जनहित के आवेदन आए थे, जिनके अनुशंसा से प्रबंधन को जो आवेदन दिया गया था, उस पर हम लोग जो ज़्यादा फोकस था, और फोकस में प्रबंधन ने स्पष्ट कहा कि जिसके ज़मीन में हम लोग काम कर रहे हैं, उस जमींदारों को, विस्थापितों को मेरा काम करना मेरा दायित्व बनता है। लेकिन अगर कहीं कारणवश अगर नहीं हो पाया है तो विदिन 20 दिनों के अंदर
सारे जो एरिया से होने वाले चीज़ हैं वो सारे एरिया में 20 दिन के अंदर उसको निष्पादन करने का तैयारी हो जाएगा। जो हेडक्वार्टर के लेवल में है उस हेडक्वार्टर में माननीय सांसद जी के नेतृत्व में सीएमडी साहब के साथ बैठक करके उसको निष्पादन कराने का तैयारी होगा, जहां पर जो अनंत समस्याएं विस्थापित क्या है उस समस्या को निष्पादन के लिए अग्रसर होंगे और माननीय सांसद जी बराबर जनहित विषय पर अडिग रहते हैं। और अगली खबर चतरा से आ रही है, जहां पर नशा माफिया पर चतरा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बता दें आपको कि जिस तरह से चतरा पुलिस ने नशा माफिया और अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई की, 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 287 ग्राम ब्राउन शुगर, 11 किलो 172 ग्राम अफीम और 44,57,350 नकद बरामद किए हैं। पूर्व में 12/6/2025 को पथलगड्डा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कांड संख्या 2425 दर्ज किया गया था और एक महिला को एनडीपीएस एक्ट के तहत न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उसमें जो मुख्य आरोपी थे रोशन डांगी, वो फरार चल रहे थे। हमारी टीम ने छापामारी करते हुए उसे पकड़ा है और उनके से पूछताछ करने पे बहुत सारी बहुमूल्य सूचनाएं प्राप्त हुई है, जिसके कन्फेशन के आधार पे एक और बहुत बड़ा अमाउंट 44,57,350 रुपये जो उसने अपने साली रूबी देवी को दिया था, तो रूबी देवी के घर में छापामारी किया गया और वहाँ से ये पैसा भी बरामद हुआ और साथ ही वहाँ से अफीम भी बरामद हुआ है। और अगली खबर गढ़वा से आ रही है, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का मामला सामने आया है। गढ़वा जिला प्रशासनिक भवन संग्रहालय के प्रथम तल पर स्थित विद्युत केबल रूम में आज सुबह शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। घटना के बाद भवन में कर्मचारियों और आगंतुकों में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया, लेकिन दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई से आग को बढ़ने से रोक लिया गया। अग्निशमन विभाग के प्रभारी मंटू सिंह ने बताया कि आग पर समय रहते ही काबू पा लिया गया। छत्तीसगढ़ में ईडी ने शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए ईडी ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा की संपत्ति सहित कांग्रेस भवन को सीज किया है। ईडी ने कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश लखमा की 5.50 करोड़ की यानी कि तकरीबन 5 करोड़ 50 लाख रुपए की संपत्ति को सीज कर लिया है। इसके अलावा सुकमा में स्थित कांग्रेस कार्यालय की 65 लाख की संपत्ति को अटैच किया है। ईडी के अनुसार कवासी लखमा ने अपराध की आय के रूप में कुल 72 करोड़ की अवैध राशि प्राप्त की है। अगली खबर रायपुर से है, जहां पर बीजेपी और ईडी पर बिफरी है कांग्रेस। जी हां, सुकमा जिला कांग्रेस भवन एवं पूर्व मंत्री कवासी लखमा के परिजनों की संपत्ति ईडी द्वारा अटैच किए जाने पर कांग्रेस बिफरी हुई है। दरअसल कांग्रेस द्वारा आरोप लगाए कि भाजपा के इशारे पर केंद्रीय एजेंसियां अपनी सीमाएं लांघ रही है और संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने ईडी की इस कार्रवाई को भाजपा के राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा करार दिया। उन्होंने दावे किए हैं कि जिला कार्यालय बनाने फंड कहां से आया और हम तो एक एक पैसे का हिसाब देंगे। ईडी में साहस है कि भाजपा के 150 करोड़ की लागत से बने 5 सितारा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर का पैसा कहां से आया, इसकी जांच करें। मोदी सरकार के निर्देश पे केंद्रीय एजेंसियां अपनी सीमाओं को लांघ रही हैं। आज कांग्रेस के जिला कार्यालय सुकमा को ईडी ने अटैच किया है। यह भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक षड्यंत्र का एक हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी तो अपने जिला कांग्रेस भवन को बनाने के जो हमारे आय के स्रोत है उसका एक एक पाई का हिसाब दे देगी। और कांग्रेस आज से नहीं, आज़ादी के पहले से अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से अपना कार्यालय बनाती रही है। रायपुर का कांग्रेस भवन इसका उदाहरण है।
जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम जितने राजीव भवन बनाए गए हैं वह उसके उदाहरण है। विपक्ष में रहते हमने आलीशान शंकर नगर में अपना प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय बनाया है। और चलिए अगली खबर रायपुर से है, जहां पर मिलावटी शराब का खुलासा हुआ है। इस घोटाले का खुलासा फिलहाल किया है। बता दें आपको कि रायपुर की सरकारी शराब की दुकान में एक बार फिर से ये घोटाला सामने आया और पहले जहां ओवर रेटिंग और कोचियों को खुलेआम शराब बेची जाने की शिकायत मिलती थी, अब मामला और गंभीर हो गया है। इस बार शराब में मिलावट का सनसनीखेज का खुलासा हुआ है। जानकारी के अनुसार लालपुर स्थित सरकारी शराब दुकान, जिसकी जिम्मेदारी सुपरवाइजर शेखर वंजारे पर है, वहां जांच के दौरान 229 पेटियों में मिलावटी शराब पाई गई। बताया भी जा रहा है कि दुकान के कर्मचारियों ने विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध कमाई के लिए शराब में मिलावट का ये खतरनाक तरीका अपनाया है। इस कार्रवाई में राज्य उड़न दस्ता आबकारी अधिकारी नीलम किरण सिंह, आबकारी अधिकारी राजेंद्र तिवारी और उनकी टीम ने अहम भूमिका निभाई है। जांच में सामने आया कि विभिन्न ब्रांड्स की शराब की बोतलों में मिलावट की गई थी, जिससे न सिर्फ उपभोक्ताओं की सेहत पर सीधा खतरा था, बल्कि ये गंभीर कानूनी अपराध भी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आबकारी उपायुक्त रामकृष्ण मिश्रा, जिनके कार्यकाल में ओवर रेटिंग पर काफ़ी हद तक रोक लगी थी, उनकी निगरानी में इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हुई? क्या विभाग के भीतर भी किसी तरह पर मिलीभगत चल रही है? ये जांच का विषय बन गया है। इस घटना ने न केवल आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, बल्कि शासन प्रशासन की जवाबदेही पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में, यानी कि सरकार में, आम जनता को मांग के अनुसार बिजली नहीं मिल पा रही है। बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से शहर और गांव की जनता जूझ रही है। कांग्रेस की सरकार के दौरान 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होती थी। गर्मी के दिनों में मांग बढ़ने की बात की जाती थी और साथ ही साथ बताया भी जा रहा है कि जिस तरह से बिजली की कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से शहर और गांव की जनता जूझ रही है। कांग्रेस की सरकार के दौरान हर वक्त बिजली मिलती थी। गर्मी के दिनों में मांग बढ़ने पर दूसरे राज्यों से बिजली की खरीद की जाती थी और आम जनता को 24 घंटे बिजली दी जाती थी। जिस तरह से सेंट्रल एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है, घोर आपत्तिजनक है। हम मेल के माध्यम से सूचना मिली कि सुकमा कांग्रेस कार्यालय को अटैच किया गया है और साथ ही पूर्व मंत्री और विधायक कवासी लखमा जी की संपत्तियों को अटैच किया गया है। कांग्रेस कार्यालय की जितनी भी जानकारियां मांगी थी वो हमने डिटेल उपलब्ध करा दिया गया था और साथ ही कार्यकर्ताओं की मेहनत की से बना कांग्रेस भवन है। और अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर बेमेतरा से है, जहां पर वाइन शॉप का विरोध किया गया। बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इन स्थानों पर संवेदनशील बताते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष आशीष छाबड़ा के नेतृत्व में विरोध जताया गया कि वार्ड नंबर 9 और 10 स्थित प्रस्तावित दुकान नवीन जिला न्यायालय, कलेक्टर कार्यालय और साथ ही कॉलेज, वृद्धाश्रम जैसे संवेदनशील और रिहायशी इलाकों के पास, जिससे सामाजिक वातावरण और सुरक्षा पर विपरीत असर पड़ेगा। ये दुर्भाग्य देखिए छत्तीसगढ़ का, जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक तरफ सरकार के माध्यम से 10,000 से भी ज्यादा स्कूलों का युक्तिकरण के नाम से स्कूल बंद करने का काम कर रही है। दूसरी तरफ पूरे प्रदेश में 68 नई शराब की दुकानें। बेमेतरा अकेले हमारे जिले में ऐसी जानकारी आई है कि 3 से 4 दुकानें खुल रही है। कलेक्ट्रेट के ठीक सामने एक प्रीमियम शॉप के नाम से एक अंग्रेजी की शराब की दुकान खुलने जा रही है। पूरे वार्ड वासी उसका विरोध करने आए हैं। वहीं पे कलेक्ट्रेट है, वहीं पे कंपोजिट बिल्डिंग है, यहीं पे न्यायालय आने वाला है, यहीं पे हमारा महाविद्यालय है, उसके जस्ट पीछे वृद्धा आश्रम है, यही बालिका स्कूल है। तो हम लोगों का यहाँ पे प्रशासन से हम लोगों ने मांग की है कि जो आपका निर्णय है
जो जगह का चयन आप लोगों ने प्रीमियम शॉप के लिए की है वो बिल्कुल ही उचित नहीं है। वहीं दुर्ग में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। बता दें कि छत्तीसगढ़ के भिलाई कैंप वन छावनी क्षेत्र में कोई एक घटना, जहां पर बता दें आपको कि एक व्यक्ति राकेश ने कथित तौर पर महिला पर खौलता हुआ तेल फेंक दिया। इस हमले में महिला का चेहरा, गला और छाती बुरी तरह से झुलस गए हैं। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार पीड़िता और आरोपी के बीच में प्रेम संबंध थे और पीड़िता ने यह आरोप लगाया कि राकेश की गलत नज़र उसकी 15 साल की बेटी पर थी। पुलिस ने इस मामले में राकेश और उसके एक दोस्त की तलाश शुरू कर दी। ये मामला छावनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दर्ज किया गया। कैलाश नगर स्थित मठवाड़ा वार्ड में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बता दें आपको प्रशासनिक अमला अचानक पहुंचा और घरों को अवैध बताकर सामान बाहर निकालने लगा। स्थानीय लोगों ने जब विरोध किया तो अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश का हवाला दिया और मकान खाली करने की बात कही। फिर क्या गुस्सा था और गुस्से में आक्रोशित लोगों ने प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तपती धूप में चक्का जाम कर दिया और इधर प्रदर्शन की खबर लगते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। ये 12:30 बजे करीबन तकरीबन पुलिस आई अचानक और घरों से सामान फेंकना शुरू कर। वार्ड के लोगों ने मुझे तुरंत फोन करके बताया, सूचना दी कि भाई ऐसा हमारे साथ हो रहा है। 2-4 घरों का सामान फेंका गया। जब तक मैं पहुंचा उनसे पूछा, भाई आपके पास आदेश की कोई कॉपी है? उनका कहना है नहीं हमारे पास कुछ नहीं सर। मैंने पूछा आप खाली कराने कैसे आए? नहीं ऊपर से आदेश है और खाली करना है। तो ये कोई तरीका नहीं होता। भाई किसी भी चीज को खाली कराना है तो उसकी नोटिस दी जाती है, चाहे वो नगर निगम हो, राज्य शासन हो या कोई भी सरकार हो। सरकार का काम है कि किसी चीज को खाली कराना है तो उसे जब नोटिस देना पड़ता है। वहीं नवी मुंबई में तुरभे की फैक्ट्री में गैस लीक का मामला सामने आया है जिसने सभी को सन्न कर दिया है। बता दें आपको कि इलाके में अंबेडकर नगर के पास स्थित औद्योगिक यूनिट में गैस लीक हो गई और इस घटना में, इस हादसे में 20 से 25 मजदूर बेहोश हो गए। बताया भी जा रहा है कि 27 लोगों को कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO गैस का असर हुआ है। मजदूर रोज की तरह अपने काम में व्यस्त थे, तभी अचानक उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी, सिर दर्द और चक्कर जैसी समस्याएं महसूस होने लगी। कुछ ही पलों में कई महिला मजदूर बेहोश होकर जमीन पर जा गिरे और जिससे अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की पुलिस और गाड़ी भी मौके पर पहुंची और साथ ही आपातकालीन सुविधाएं भी जो हैं वो वक्त पर पहुंच गई और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशें शुरू की गई। वहीं भटिंडा में कंचन तिवारी उर्फ भाभी कमल कौर की हत्या का मामला सुर्खियों में। इस बीच कंचन तिवारी हत्याकांड में पकड़े गए युवक जो है वो बताया ही जा रहा है कि निमृतजीत सिंह के पिता सुखविंदर सिंह का बयान सामने आया है। भाभी कमल कौर हत्याकांड में पकड़े गए अमृतपाल सिंह महरून के साथ ही निमृतजीत सिंह के पिता ने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हो सकता है कि उनके बेटे को फंसाने की कोशिश की गई हो। उनका बेटा एक महीने पहले घर आया था और उसके बाद वापस नहीं लौटा। बता दें कि भटिंडा पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर भाभी की हत्या का मामला सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।